अरे आप हैं? हेलो गाइस, मैं नेहा, जर्नी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं लोहारू के नवाब के किले में। ठीक है, आइए हम आपको किले के बारे में जानकारी देते हैं। जो मेन एंट्रेंस गेट है, एक गेट यहाँ पे है और एक इससे थोड़ा आगे है। ये ईस्ट फेसिस किला है, मतलब कि इसका जो गेट है वो ईस्ट की तरफ है। चलिए आ जाओ मेरे साथ, आगे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक मेन दरवाज़ा होता था, अभी इसको धराशायी कर दिया गया है, इसको तोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा होता था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। यहाँ पे किले का मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा था, जो कि बहुत ही बड़ा और विशाल था। और इस जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा बनाने के लिए जो लकड़ियाँ हैं वो बर्मा से मंगाई गई थी दरवाजे को बनाने के लिए। चलो अब हम इसके कुछ अंदर चलते हैं और आपको सारी डिटेल्स बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये जो स्थान आपको दिख रहा है सामने की तरफ, ये उस समय सिपाहियों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। अपने घोड़े वगैरह सिपाहियों के लिए यहाँ पे ये प्रयोग किया जाता था, ये स्थान। तो दोस्तों, यहाँ ना पर्यटकों की आवागमन ना होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कितनी झाड़ियाँ उगी हुई हैं चारों तरफ, और रास्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है इसके अंदर जाने का। तो दोस्तों, आपको जो ये सामने की तरफ दिख रहा है, ये जो सामने की तरफ दिख रहा है आपको, दो ये बुर्ज से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उस समय का यहाँ का रास्ता होता था। जो शाही लोग होते थे वो उस तरफ किले के उस तरफ, इस दरवाजे में किले के उस तरफ जाते थे। आम लोगों को उस तरफ जाने की परमिशन नहीं होती थी। और इस वाले एरिए में आपको जहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ सिपाहियों के लिए तथा उनके घोड़े हाथी यहाँ रहते थे, ये उनके लिए जगह थी। और यहाँ से मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से शाही लोग एंट्री करते थे किले के अंदर। तो दोस्तों, देखते हैं, हम थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं। आगे जाने के बाद हम आपको किले के इतिहास के बारे में भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ से हम अंदर की तरफ जाते हैं और आप लोग देख सकते हैं, इसकी जगह को देख करके तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ क्या होगा उस समय का। और ऐसा भी माना जाता है कि इस किले के अंदर से एक सुरंग भी होती थी, जो कि उसकी स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। कबूतर, ये उस समय की रसोइया थी जहाँ पर नवाबों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता था। लेकिन आज केवल और केवल एक ही यादें बन के रह चुकी हैं, बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुकी है ये जो इमारत है। आइए दोस्तों, आप मेरे साथ। जैसे ही हम यहाँ की तरफ आते हैं, ये इस किले का मुख्य बिल्डिंग होती थी। और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, यहाँ से ये जो किला है आपको तीनों आर्किटेक्चर का याद दिलाएगा। ये किला राजपूताना आर्किटेक्चर, मुग़ल आर्किटेक्चर और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है देखने को। यदि हम इस किले के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताएं, तो जो राव सिखा था उसने शेखावटी की स्थापना की थी। शेखावटी के 33 ठिकानों में से यह जो लोहारू था, यह भी एक ठिकाना था। 33 ठिकानों में से यह 33वां ठिकाना होता था। अब आपको दिख रहा है, तो दोस्तों आपको जो ये किला दिख रहा है, ये टूटे फूटे पत्थर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं। यह किला अपनी सुनहरी मिट्टी के अंदर अपना गौरवशाली इतिहास दबाए बैठा है, जो कि देखो समय के साथ साथ समय की मार ऐसी लगी कि ये आज बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, बहुत ही जर्जर हालात के अंदर है। देखो, ये टूटे फूटे हुए पत्थर, काली पड़ी दीवारें, और ये जो खंडर नुमा जो किला है, कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए बहुत प्रसिद्ध था और अपने नवाबी शौक़ों के लिए भी यह किला जाना जाता था।
अब हम इस किले के इतिहास के बारे में थोड़ा आपको ऊपर चल के बताएंगे। उससे पहले हम आपको इसके अंदर से आपको एक बार विजिट करा देते हैं, फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। देखो, सबसे यहाँ पर हम मेन एंट्रेंस जैसे ही करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक उर्दू भाषा लिखी है या पता नहीं अरबी भाषा, यहाँ पे एक पत्थर लिखा है, शायद नाम होंगे जो इस किले से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं पुराने समय में। तो सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको एक बरमडानुमा दिख रहा है, ये बरमडा दिख रहा है। यहाँ पे ये बिल्कुल गोल पिलर खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर की जो छत है वो कड़ियों की छत है। और यहाँ पर आपको एंट्रेंस को और इसको देखने पर कुछ ऐसा लग रहा होगा जो कि आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर की याद दिलाएगा। यह एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर का नमूना है। जैसे ही हम इसके थोड़े और अंदर आते हैं तो ये बिल्कुल ही एक बरमडा टाइप का है, लेकिन जैसे आप इसके छत के ऊपर देखोगे आपको फूलों के डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। और ये हाथीनुमा जो छत बनाई गई है यह आपको राजपूताना आर्किटेक्चर की याद कहीं ना कहीं दिलाएगा। अब इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर अंदर की तरफ आते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा हॉल दिख रहा होगा। इस हॉल को हम विक्टोरिया हॉल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे भी देखो, जो छत है बहुत ही काफ़ी ऊंचाई के ऊपर बनाई गई है। और यहाँ पर आप लोगों को चिमनी दिखाई दे रही होगी, शायद ये उस समय के आग जलाई जाती होगी सर्दियों के मौसम में। और आपको यहाँ पे इस तरफ यदि आप लोग देख सकते हैं एक अदालत के तरह दिख रहा है। ये हमारा समय का दीवाने खास है और ये दीवाने खास उस समय का है। यहाँ पर बैठकर राजा और नवाबों के द्वारा उसके मंत्रियों के साथ इस किले से जुड़े बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाते होंगे। अब हम जैसे ही इसके थोड़ी ही इस तरफ आते हैं तो आप लोग बाहर की तरफ जैसे ही आओगे तो थोड़ा आगे आते ही आपको यहाँ पे एक शीश महल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ आते हैं आपको एक शीश महल देखने को मिलेगा। अब देखो, ये जो शीश महल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। तो ये जो शीश महल है, देखो यहाँ चमगादड़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही रोशनी पड़ रही है ये हमारी तरफ आ रहे हैं। तो देखो, ये शीश महल है उस समय का, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपको इस तरफ जो ये दीवार दिखाई दे रही है, पहले के समय में ये दीवार नहीं थी और मात्र एक मोमबत्ती की रोशनी से पूरा का पूरा शीश महल और जो दीवाने खास है हमारा वो चमकता था। और यहाँ ऊपर की तरफ एक झरोका बनाया गया है, खिड़की है जहाँ से रोशनी आती है। और रात के समय यहाँ एक मोमबत्ती जलाने से ही सारा का सारा शीश महल में छोटे छोटे कांच लगे, इनके रिफ्लेक्शन के कारण पूरा का पूरा दीवाने खास है जो हमारा वो जगमगा उठता था। अब जैसे आप इस दीवाने आम से निकल करके इस तरफ आते हैं तो देखो आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी। देखो ध्यान से, यहाँ पुराने समय हालात को देख करके ऐसा लगता है कि पुराने समय में यहाँ पुस्तकालय था और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखे जाते थे। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो मशहूर शायर है हमारे मिर्ज़ा गालिब, उनका भी संबंध इस किले से रहा है। और ये है यहाँ पर उर्दू और फारसी की किताबों का खजाना था जो कि रायपुर की रजा लाइब्रेरी को यहाँ के नवाब ने भेंट कर दिया। आज भी लोहारू अनुसंधान के नाम से वहाँ पे एक चैम्बर बनाया गया है जहाँ यहाँ की लगभग 3000 किताबें वहाँ पे रखी गई हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी वो सीढ़ियाँ अभी टूट चुकी हैं, ये बहुत ही जर्जर हालत में है। यहाँ से पहले एक सीढ़ियाँ थी जिसके सहायता से लोग ऊपर जाते थे। लोग जैसे ही मेरे साथ यहाँ थोड़ा इस तरफ आते हैं, यहाँ पे भी कुछ कक्ष बने हुए हैं जिनकी छत बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। यह किला मात्र कबूतरों का घर तथा चकचुंदरों का घर बन के रह गया। तो यहाँ एक पानी का कुंड बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक पानी की हौद बनी हुई है जिसके अंदर
पुराने समय में पानी को स्टोर करके रखा जाता था और अपनी दिनचर्या के वर्क के लिए और दिनचर्या के कामों के लिए पानी का यूज़ किया जाता था। और तो गाइस आप मेरे साथ यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक रास्ता है। ये रास्ता बहुत ही, देखो ज़मीन के अंदर भी गड्ढे हुए हैं। यहाँ पे चलना बहुत ही रिस्की है, कोई भी जहरीला जानवर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते। देखो जब मैं वहाँ से जो बता रहा था, ये वाला तालाब था जहाँ पर पानी इकट्ठा होता था और जो कुछ शाही लोगों के स्नान करने के लिए यह बनाया गया था। अब आइए आप मेरे साथ, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ इस किले से जुड़ी बातें। जैसे ही हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी सामने की तरफ, ये एक जेल होती थी उस समय की, जहाँ पे कैदियों को तथा दोषियों को, गद्दारों को यहाँ पे रखा जाता था। और आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ केवल और केवल खंडर के सिवाय कुछ नहीं बचा। आप लोग देख सकते हैं, हम इस जेल को आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ये ऐसे खुलेगी और आ जाओ मेरे साथ। आज हम इस किले का A to Z रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे कैदियों के रुकने के लिए या उनकी टॉयलेट वगैरह का इंतज़ाम किया होगा, इसको देख के ऐसा लग रहा है। बाकी ये जेल थी, आप लोग देख सकते हैं। जेल का यदि आप व्यू बाहर से देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जेल होती थी, आप लोग देख सकते हैं। कैदी कुछ इस प्रकार से दिखते थे अंदर बंद होने के बाद। जेल से सटा ही आप लोगों को यहाँ पे मस्जिद दिख जाएगी। ये मस्जिद, ये जो है ये मस्जिद है। इस मस्जिद के निर्माण की कहानी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी हम थोड़े आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से यह उस समय की रसोइया थी जहाँ पर नवाबों के लिए खाना बनाया जाता था। अभी जैसे ही हम थोड़े आगे चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी एक कमरा बना हुआ है। और जैसे ही थोड़े आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पुराने समय के लोग भी जो यहाँ पे ये स्नान घर बनाया गया है, इसकी हालात को देख के कुछ ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे पुराने समय में स्नान घर होगा। आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, इस किले से जुड़ी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। बंदर से बजाय दूंगा मैं। ना चिंता ना कर, बंद रहा के डरना। चल। तो गाइस, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए हमने ये डंडा भी ले रखा हाथ में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि यहाँ से कुछ सुरंगें जाती हैं। यहाँ से एक सुरंग के बारे में भी हमें इस किले के बारे में पता लगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक हवाई पट्टी थी। उस हवाई पट्टी की कहानी भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा कि जब लोग जो नवाब थे, आखिरी नवाब थे, वो अपने विमान से हवाई पट्टी के ऊपर उतरते थे। यहाँ के फरटिया गांव के अंदर हवाई पट्टी बनाई गई थी और वहाँ से एक सुरंग थी जो कि किले के रास्ते में, किले में के अंदर निकलती थी। तो जब भी नवाबों को यहाँ से वहाँ जाना होता तो वो लोग इस सुरंग का ही इस्तेमाल करते थे। आ जाओ आप मेरे साथ, ऊपर आए क्या, आ जाओ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो गाइस, आप लोग मेरे साथ यह बात देख सकते हैं
कि यहाँ पे भी देखो एक गुंबद बनाया गया है। यह उस समय की सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था कि यहाँ से एक तो बाहर की तरफ निगरानी करने के लिए ये कुछ झरोके बनाए गए थे। अभी तो बाहर की तरफ बहुत सुंदर पार्क बनाया गया है, उसकी हिस्ट्री भी आप लोगों को बाद में बताएंगे। उससे पहले ये जो बुरुज है स्पेशली सैनिकों के लिए होता था, जो कि यहाँ से दूसरे बाहर की तरफ निगरानी बनाए रखते थे और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से हमला भी किया जा सकता था। तो अभी हम आप लोगों को इस बुरुज के ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पे देखो एक पानी का कुंड बना हुआ है। यह उस समय पीने के पानी के स्टॉक करने के लिए यह कुंड बनाया गया था, जिसके पानी का इस्तेमाल पीने के लिए सैनिकों के द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों हम आ गए हैं इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये आपको जो बुरुज दिखाई दे रहा है, इस तरह के 4 बुरुज इस किले के अंदर मौजूद थे, जो कि इसके चारों कोनों के ऊपर थे। सामने वाला बुरुज आप लोग देख सकते हैं, जो सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा। ये 4 बुरुज किले की सुरक्षा की दृष्टि से बनवाए गए थे और इन बुरुजों को देखकर आपको मुग़ल आर्किटेक्चर का थोड़ा थोड़ा आभास होगा कि ये जो इस तरह के बुरुजों का निर्माण मुग़लों द्वारा करवाया जाता था। अभी हम इस किले के गौरवशाली इतिहास की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें। इस किले के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। किले का जो इतिहास है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। राजस्थान के जो राव सिखा थे, उन्होंने शेखावटी का निर्माण किया और शेखावटी को 33 ठिकानों के अंदर विभाजित किया। उनमें से जो 33वां ठिकाना था हमारा, वो 33वां ठिकाना हमारा लोहारू था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण ठाकुर अर्जुन सिंह ने 1570 के अंदर करवाया और कुछ का मानना ये है कि इस किले का निर्माण नरहर दास के द्वारा करवाया गया था। अभी हुआ क्या कि अंग्रेज़ मराठा युद्ध के दौरान अहमद बख्श खान की वफादारी को देखते हुए लॉर्ड लेक के कहने पर अलवर के राजा ठाकुर बख्तावर सिंह ने ये लोहारू का जो किला है बख्श खान को उपहार में दिया। और यह किला उस समय मिट्टी से बना हुआ था, पक्की। और अहमद बख्श खान ने क्या किया, इस किले को पक्की ईंटों के द्वारा निर्मित करवाया और इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। मिर्ज़ा गालिब का संबंध भी इस किले से बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा गालिब का इस किले से संबंध कैसे था कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप लोग सभी जानते हो कि मिर्ज़ा गालिब एक बहुत ही अच्छे शायर थे। और हुआ क्या कि वो राज दरबारों के अंदर जाते थे, महफ़िलों के अंदर जाते थे और अपनी शायरी का, गज़ल का प्रदर्शन करते थे, जिसकी वजह से वो अपने इलाके में फ़ेमस थे। और कभी भी किसी राजघराने में कोई फंक्शन होता, कोई ओकेज़न होता, तो उनको बुलाया जाता था। एक बार उनका नवाब इलाही बख्श खान ने उनका शायराना अंदाज देख करके उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी जो बेटी थी जिसका नाम था उमराव बेगम की शादी मिर्ज़ा गालिब से करना चाहा। अब मिर्ज़ा गालिब उस समय गरीब होते थे, तो उमराव बेगम की जैसे ही शादी की तो यहाँ के जो नवाब, उस समय के नवाब थे, नवाब इलाही बख्श खान, उन्होंने दहेज के रूप में वहाँ पर दिल्ली के अंदर उनको एक हवेली भी दी गई, जिस हवेली को आज हम गालिब की हवेली के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से वो लगातार भेंट के रूप में कुछ सोने चांदी के बर्तन समय समय पर भेजते रहते थे अपनी बेटी के वहाँ। वो आज भी वो सारे के सारे बर्तनों का संग्रह गालिब म्यूज़ियम के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों, इस किले के बारे में एक कहानी और प्रचलित है जो आपने काफ़ी यूट्यूब के ऊपर और
आप लोगों ने पढ़ी होगी कि यहाँ के एक नवाब थे, तत्कालीन नवाब थे, जिनका नाम था शमसुद्दीन अहमद खान। उन्होंने एक अंग्रेज़ अफसर की हत्या कर दी थी। हम उसके पीछे की स्टोरी भी आप लोगों को बताते हैं कि जो शमसुद्दीन अहमद खान थे, उनके भाइयों ने उनके ऊपर केस डाल रखा था ब्रिटिश अदालत के अंदर, जो कि केस का मेन जो मोटो था यह था कि वो इस किले के अंदर से और जो दिल्ली के अंदर उनकी हवेलियां हैं उनके अंदर से अपना हिस्सा चाहते थे। और जो उन्होंने ब्रिटिश अदालत के अंदर यह केस डाल रखा था, तो ब्रिटिश अदालत ने इसके केस की तहकीकात करने के लिए एक अंग्रेज़ सिपाही को नियुक्त किया जिसका नाम था विलियम फ्रेजर। केस की तहकीकात होने के बाद 30 सितंबर 1834 ब्रिटिश अदालत से यह फैसला आया कि संपत्ति के अंदर से उसके दोनों भाइयों को भी हिस्सा दे दिया जाए। पहला कारण तो यह था कि विलियम फ्रेजर से शमसुद्दीन अहमद खान एक लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम था वजीरो खानू, और उसी लड़की से जो इंग्लिश अफसर थे, जो ब्रिटिश अफसर विलियम फ्रेजर थे, वो भी उस लड़की की तरफ आकर्षित थे, उस लड़की को चाहते थे, प्यार करते थे। जब इस बात की भनक उसको लगी, शमसुद्दीन अहमद खान यहाँ के नवाब को पता लगी, तो उसने जा कर के विलियम फ्रेजर की कोठी के ऊपर जा कर के उनको धमकी दी। दो कारण हो गए विलियम फ्रेजर की दुश्मनी का और यहाँ के नवाब के बीच की दुश्मनी के दो कारण हुए। पहला लड़की, दूसरा ज़मीन जायदाद का बंटवारा केस। अब हुआ क्या कि जो यहाँ का नवाब था उस समय शमसुद्दीन ने क्या किया, विलियम फ्रेजर को मारने की एक प्लानिंग की, और उस समय वो फिरोजपुर चिरका में थे। तो यहाँ उसने मारने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त, जो कि वहाँ का एक सिपाही था करीम खान, फिरोजपुर चिरका का सिपाही था करीम खान, उसे नियुक्त किया उसको मारने के लिए। और उन्होंने मारने की योजना बनाई, काफ़ी समय रेकी की करीम खान ने उसकी, और अंत में एक दिन करीम खान को पता लगा कि जो विलियम फ्रेजर है किशनगंज के राजा के वहाँ डिनर पे जा रहा है। जैसे ही वो वहाँ के डिनर से आ रहा था तो करीम खान ने क्या किया कि घोड़े की जो नाल है उसको निकाल करके उसको उल्टी तरफ से लगाया, जिसकी वजह से यह न पता लगे कि किस चीज़ के निशान थे। और आने के रास्ते में विलियम फ्रेजर को पकड़ा और 3 गोलियां मारी, जिनमें से 2 गोलियां सीने में से पार हो गई और एक बॉडी के अंदर रह गई। तो इस प्रकार यहाँ इस लव स्टोरी का अंत हुआ और करीम खान ने मारा, और इसका जो इल्ज़ाम है शमसुद्दीन के ऊपर आ गया, और इंग्लिश सिपाही विलियम फ्रेजर की हत्या के जुर्म में यहाँ का जो नवाब था उसको फांसी के आदेश हुए। शमसुद्दीन अहमद खान को दोषी पाया गया ब्रिटिश अदालत के अंदर, और 1835 के अंदर उन्हें जान से मारने, फांसी देने का हुक्म दिया गया। और जो नवाब लोगों को फांसी की सूली पर चढ़ाता था, आज वो ही फांसी के फंदे के ऊपर झूल रहा था। यहाँ के जो आखिरी नवाब बने उनका नाम था अमीरुद्दीन अहमद खान, जो कि मुस्लिम पॉलिसी के एक बहुत ही अच्छे जानकार होते थे। अंग्रेज़ लोग भी इस किले में आते जाते रहते थे उनसे सलाह मशवरा करने के लिए, और अंग्रेज़ों ने उनको सर के उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ये जो लोहारू है इसको 9 गन सॉल्यूट का दर्जा भी दिया गया था, 9 गन सॉल्यूट का दर्जा दिया गया था लोहारू रियासत को। और मैं बता देता हूँ कि आप अमीरुद्दीन अहमद खान की नवाबी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि लोहारू के अंदर एक हवाई पट्टी बनाई गई थी। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ के जो फर्टिया गांव है वहाँ पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया, जो कि लगभग 1930 के दशक में किया गया। और उस हवाई पट्टी से लेकर के फर्टिया गांव को ही क्यों चुना, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन थी समतल थी और वहाँ टिल्ले थे। टिल्ले का पानी एक जगह पे इकट्ठा होता था जिसको ताल बोलते थे, और पानी इकट्ठा होने के कारण वहाँ की मिट्टी थोड़ी मजबूत थी। इस कारण से उस जगह को हवाई पट्टी के लिए चुना गया। हवाई पट्टी के लिए जैसे ही उस जगह को चुना गया वहाँ पे हवाई पट्टी बनाई गई, और यहाँ के जो नवाब थे उनके पास एक खुद का अपना प्लेन था और 2 लिमोजिन गाड़ियाँ थी उस समय में। जब वो लोग यहाँ आते थे प्लेन के द्वारा, वहाँ फर्टिया में वहाँ लैंड करते थे और यहाँ इस किले के अंदर सुरंग के रास्ते से एंट्री कर लेते थे।
तो इस प्रकार से कुछ इस किले का इतिहास था। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 562 ऐसी रियासतें थी जिनको एक भारत का हिस्सा बना दिया गया, 562 रियासतों को। उनमें से एक लोहारू भी होता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे आए थे और वो भी एक प्लेन के द्वारा ही यहाँ पे उस हवाई पट्टी के ऊपर लैंड हुआ था और वहाँ आने के बाद नवाब ने उनको ज्ञापन सौंपा था। और यहाँ के जो नवाब थे लोहारू को राजस्थान स्टेट के अंदर शामिल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जनता उस समय के पंजाब के अंदर, आज के हरियाणा के अंदर शामिल होना चाहती थी। और अंत में और काफ़ी समय संघर्ष के बाद लोहारू को पंजाब राज्य के अंदर शामिल कर दिया गया, उस समय के पंजाब, आज के हरियाणा राज्य के अंदर। और अंत में सन 1971 के अंदर यहाँ के जो आखिरी नवाब थे उन्होंने लोहारू रियासत को राज्य सरकार के अंदर राज्य सरकार को देने का फ़ैसला किया। और उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को यह ज्ञापन सौंपा गया कि लोहारू रियासत को राज्य सरकार के अधीन हो गया और यहाँ पर तहसील कार्यालय वगैरह बनाए गए और कुछ सरकारी कामकाज चले। लेकिन अब इस किले की हालात बहुत ही जर्जर है। यह किला अपने पुनर्निर्माण के इंतज़ार में चीखे मार रहा है। अतः राज्य सरकार से यही गुजारिश है कि सभी लोगों से यही है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और ताकि इस किले की जर्जर हालात को सुधारा जा सके। ये हमारी एक धरोहर है, इसको बचाया जा सके।